हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज हम देखेंगे व्हाट आर वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स जो कि अनलॉफुल होते हैं। अनलॉफुल एग्रीमेंट सेक्शन 23, 24, 57, 58 of Indian Contract Act and section 27 of Specific Relief Act tells about unlawful agreement. Section 23 of Indian Contract Act, it specifically states that consideration or object of an agreement is unlawful if forbidden by law, defeats provision of any law, fraudulent, involves injury to person or property, immoral, opposed to public policy. Such agreements are void. Void मतलब वो इलीगल रहेंगे, मतलब उनका एनफोर्समेंट नहीं हो सकता अगर उसमें कुछ अगर ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जो नेचर है एग्रीमेंट का, मतलब जो बेसिक नेचर है या फिर जो कंसिडरेशन है, अगर ये कंडीशन में है तो फिर वो अनलॉफुल रहेंगे, फॉरबिडन बाय लॉ, if it's provision of any law, fraudulent, involves injury to a person or property, immoral, opposed to public policy. But section 24 says that section 24 of Indian Contract Act, if unlawful part of consideration or object cannot be separated from lawful part, then whole agreement is void. अगर एग्रीमेंट है कोई, उसमें दो पार्ट है, अगर दो पार्ट है, एक अनलॉफुल है, एक लॉफुल है, अगर इनको सेपरेट नहीं कर पा रहे तो देन होल एग्रीमेंट वुड बी वॉइड। अगर ऐसा है, सपोज एग्जांपल, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि आप मुझे सपोज 1 किलो कोई इलीगल सब्सटेंस, कोई ड्रग्स सप्लाई करो एंड 100 kgs ऑफ वीट सप्लाई करो। दैट इन दैट केस तो ये दोनों चीजें सेपरेबल है, जैसे कि वीट 100 kg अलग चीज है और 1 किलो कोई ड्रग्स अलग चीज है। देन जो जितना लॉफुल पार्ट है वो उतना एग्रीमेंट वैलिड रहेगा, मतलब 100 kg वीट के लिए, गेहूं के लिए उतना पार्ट ऑफ एग्रीमेंट वैलिड रहेगा, और जो इलीगल है ऑब्जेक्ट, मतलब जो चीज इलीगल है उसके लिए वो वॉइड रहेगा। अगर ये दोनों चीजें अनसेपरेबल है देन whole agreement would be void. Section 57 of Indian Contract Act state that legal and illegal promise in same agreement and legal part enforceable if separable. अगर कोई लीगल और इलीगल प्रॉमिस है एग्रीमेंट में तो सिर्फ लीगल पार्ट ही एनफोर्सेबल रहेगा, इलीगल पार्ट एनफोर्सेबल नहीं रहेगा। तो सपोज कोई किसी को जमीन बेचनी है और वो उसने कहा मेरे को इस जमीन के बदले 1 लाख रुपए चाहिए और प्लस आपको उस इंसान को मारना पड़ेगा, तो इन दैट केस जो 1 लाख रुपए है वो लीगल प्रॉमिस हुआ और उस पर्सन को मारना वो इलीगल प्रॉमिस रहा, तो लीगल पार्ट ही सिर्फ एनफोर्सेबल रहेगा। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, if one legal and other illegal, legal promise enforceable. अगर ए ने कोई प्रॉमिस किया है बी से देन और उसके बदले में बी रेसिप्रोकल प्रॉमिस करता है, उनमें से अगर कोई एक लीगल और अदर इलीगल है देन ओनली लीगल प्रॉमिस वुड बी एनफोर्सेबल। सेक्शन 27 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट states that contract may be rescinded if unlawful, included by fraud, misrepresentation or voidable under Indian Contract Act. अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर सकते हैं अगर वो अनलॉफुल रहा या फिर फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन से बना हो या फिर वॉइडेबल हो। केस लॉ क्या है? पियर्स वर्सेस ब्रूक्स, एग्रीमेंट फॉर इमोरल पर्पस वॉइड। अगर किसी इंसान ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है कि तुम ये 10-12 लोगों को मार दो, तो देन इट इज इमोरल पर्पस, तो ये एग्रीमेंट वॉइड रहेगा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। Specific categories of void agreements, section 26 to 30 and 56 of Indian Contract Act deals with specific categories of void agreement. Section 26, restraint of marriage. Any agreement restraining marriage of any person except minor is void. जैसे कि अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, मैं ये आपको ये चीज दूंगा उसके बदले आपको 5 साल या 10 साल शादी नहीं करनी पड़ेगी, इट इज वॉइड देन। तो अगर सपोज एक पर्सन ने, ए ने
प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी पर्सन को इस कंडीशन पे कि आप 5 साल शादी नहीं करोगे, तो वो ट्रांसफर तो वैलिड रहेगा, वो प्रॉपर्टी बी के पास तो रहेगी, लेकिन वो जो कंडीशन है 5 साल शादी नहीं करोगे, वो वॉइड रहेगी। नेक्स्ट कंडीशन है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सेक्शन 27। एवरी एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग ट्रेड और प्रोफेशन इज वॉइड वेदर पार्शियल और टोटल। अगर कोई एग्रीमेंट आपको ट्रेड करने से रिस्ट्रेन कर रहा है, देन दैट एग्रीमेंट वुड बी वॉइड। एक्सेप्शन, सेल ऑफ गुडविल, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वैलिड, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर्स में रेस्ट्रिक्ट ट्रेड विद इन लिमिट्स। अगर सपोज एक्सेप्शन क्या है इसके ट्रेड में, सपोज कोई XYZ नाम का ब्रांड है और इस ए पर्सन ने उसको खरीद लिया है, देन ए पर्सन, सपोज ये बी का ब्रांड था पहले XYZ और ये अब ए ने खरीद लिया है, तो ए ने ये गुडविल भी खरीद ली है उस नाम की XYZ, तो ए बी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, आपने मेरे को ये बेच दिया है लेकिन आप इस नाम से दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये एक्सेप्शन है। और पार्टनरशिप एक्ट में एक्सेप्शन है, पार्टनर्स में रिस्ट्रिक्ट ट्रेड विद इन लिमिट्स। अगर कोई पार्टनरशिप का एक फर्म है और उसका एक कोई ट्रेड है, देन पार्टनर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेड इंडिपेंडेंटली इन सेम एरिया। केस लॉ क्या है, निरंजन शंकर गोलकरी वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग, निगेटिव कन्वेनेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट वैलिड। Restraint of legal proceeding, section 28 talks about restraint of legal proceeding. Agreements restricting enforcement of legal rights or limiting time for legal action are void. अगर कोई एग्रीमेंट है और उसमें ऐसा कुछ कहा गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, देन यू कांट अप्रोच कोर्ट या कोई लीगल एक्शन, या फिर आपकी लीगल राइट्स के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो देन that agreement would be void. 1997 में अमेंडमेंट किया है, क्लॉजेस इन कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टनिंग लिमिटेशन पीरियड आल्सो void। अगर हर चीज का एक लिमिटेशन पीरियड है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ने लिमिटेशन पीरियड को अगर छोटा किया होगा तो भी ये void रहेगा, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड लिमिटेशन एक्ट के अनुसार ही कंसिडर किया जाएगा। एक्सेप्शन, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आर वैलिड। अब आर्बिट्रेशन ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड है, यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग की तरह कामकाज नहीं चलता, लेकिन वहां पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ही होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसा लिखा होगा, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, देन वी विल गो फॉर आर्बिट्रेशन। देन आप लीगल कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में जा सकते हो लेकिन कोर्ट भी आपको क्या बोलेगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आपको आर्बिट्रेशन करना है, तो देन यू हैव टू गो फॉर आर्बिट्रेशन ओनली टू रिजॉल्व योर डिस्प्यूट। अगर आपको आर्बिट्रेशन से सेटिस्फाइड नहीं रहे, आपको वो जजमेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं रहा, देन यू कैन अप्रोच कोर्ट, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो आपको आर्बिट्रेशन में ही जाना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन है रेस्ट्रेंट टू लीगल प्रोसीडिंग। सेक्शन 29 अनसर्टन एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स विद अनसर्टन मीनिंग इनकेपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन आर वॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट है जिसमें उनके वर्ड्स ही अनसर्टन है, अगर मीनिंग ही नहीं पता चल रहा है एग्जैक्टली क्या करना है, देन इन दैट केस एग्रीमेंट इज वॉइड। एग्जांपल, प्रॉमिस टू पे अ रीजनेबल सम विदाउट क्राइटेरिया इज वॉइड। अब रीजनेबल सम क्या है ये ठीक से डिफाइन ही नहीं किया है, तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अब रीजनेबल सम 1 रुपया भी हो सकती है और लाख रुपए भी हो सकते हैं, तो ये ठीक से डिफाइन नहीं किया है, इसलिए ये वॉइड हो जाएगा। वेजरिंग एग्रीमेंट्स, सेक्शन 30 डील्स विद वेजरिंग एग्रीमेंट्स। डेफिनेशन, promise to pay money depending on outcome of a certain events void। तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स इन शॉर्ट, हम ये जो बेटिंग करते हैं, सपोज आईपीएल का मैच चल रहा है मुंबई वर्सेस चेन्नई, और अगर हम कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि अगर मुंबई जीती तो आप मुझे इतना दोगे, अगर चेन्नई जीती तो मैं आपको उतना दूंगा, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। यहाँ पे ये बेटिंग वगैरह इलीगल है, इसलिए ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड रहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, म्यूचुअल चांस और गेन और लॉस, इवेंट अनसर्टन, इवेंट अनसर्टन है, कोई तो एक जीतेगा, या फिर मुंबई जीतेगी या फिर चेन्नई। म्यूचुअल चांस ऑफ गेन मतलब एक तो सामने वाली पार्टी जीतेगी या हम कुछ जीतेंगे। नो कंट्रोल ओवर इवेंट, हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है उस पर। नो इंटरेस्ट एक्सेप्ट स्टेक मनी, तो जो हमने पैसे लगाए हैं
उस पे ही पूरा स्टेक रहता है। एग्जाम्पल बेटिंग ऑन क्रिकेट मैच। एक्सेप्शन क्या है इसके? हॉर्स रेसिंग विथ प्राइस अबव 500 वैलिड। तो जो हॉर्स रेसिंग रहती है वहां पे बेटिंग अलाउड है कि कौन सा हॉर्स जीतेगा कौन सा नहीं जीतेगा। तो मोस्टली जीतने वाले घोड़े पे पैसे लगाते हैं। तो ये हॉर्स रेसिंग को क्यों अभी तक वैलिड किया है? क्योंकि एक्चुअली 1872 का लॉ था, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया है। एंड एट दैट टाइम उनको उसमें मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ अ लग्जरी। ये जो पूरे रॉयल बड़े बड़े लोगों थे तो उनके लिए एक गेम था, इसलिए इसको एक्सेप्शन में डाला हुआ है। लेकिन आज के इसमें ज्यादा हॉर्स रेसिंग की इतनी क्रेज नहीं है लेकिन लिमिटेड है। तो वहां पे हॉर्स रेसिंग में एक्सेप्शन है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन विथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट इक्वल टू वेजर। अगर कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन है विथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट वेजर। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन है, सपोज हम एक प्लेस से दिल्ली से गोवा कोई शिपमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस करते हैं हम। सपोज 1,000 रुपए का इंश्योरेंस किया हमने और वो ट्रांसपोर्ट दिल्ली से गोवा जा रहा है। अगर कुछ डैमेज होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी हमको उसका पूरा पेमेंट देगी, इंश्योर करेगी। और अगर डैमेज नहीं होगा तो वो 1,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को ही रहेंगे। यहाँ पे भी कंट्रोल में नहीं है अपनी चीजें, स्टेक नहीं है, चांस से अनसर्टन इवेंट है। लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है क्योंकि ये इंश्योरेंस अपनी चीज को अपने लॉस को इंश्योर करने के लिए हमने किया रहता है, ये वेजर में नहीं आता है। कोलैटरल ट्रांजैक्शन वैलिड इन इंडिया। एग्रीमेंट टू डू सेक्शन 56 डील्स विद एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। अगर कोई एक्ट है जो कि इम्पॉसिबल ही है करने के लिए देन दैट वुड बी वॉइड। सपोज अगर ए ने कहा मैं आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा अगर आप 2 घंटे में दिल्ली से गोवा चलकर आ सके तो 2 घंटे में दिल्ली से गोवा चलकर आना या फिर ट्रेन बस से कैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल एक्ट हुआ। तो देन ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। अगर ऐसे कुछ हाइपोथेटिकल या फिर कुछ ज्यादा इम्पॉसिबिलिटी है, जैसे कि अगर मैंने कहा कि अगर कल सूरज नहीं होगा देन दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू यू, तो ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हुई कुछ ज्यादा। तो इन दैट केस ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। केस सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनेरम बांगुर एंड कॉर्पोरेशन। इम्पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू इम्प्रैक्टिकेबिलिटी इन लॉ। अगर कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है तो देन इट इज इम्प्रैक्टिकल इन लॉ। इफेक्ट ऑफ वॉइड एंड